दोस्तों, आज मैं आपके सामने पिछले साल रिलीज हुई एक जबरदस्त कोरियन सीरीज को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.7, जबकि मूवी डेटाबेस पर इसको 8.3 स्टार्स मिले हैं। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको ध्यान से देखा कर रहा होता है। वो गुस्से में खुद से कहता है कि इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि जून एक फूड डिलीवरी बॉय है जो बहुत ही मेहनती है। उसका छोटा भाई जिन स्कूल में पढ़ता है और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने के लिए जून दिन रात काम करता रहता है। रास्ते में या ब्रेक के समय वो अपने भाई को कॉल करके ये जरूर पूछता है कि पढ़ाई कैसी चल रही है और उसने खाना खाया या नहीं। साथ ही इसी रेस्टोरेंट में जून का एक दोस्त भी उसके साथ काम करता है। खैर, तभी वहाँ एक रिच लड़की गुस्से में एक डिलीवरी मैन से टकराती है, उसे गंदी गालियां देती है और उसका खाना जमीन पर फेंक देती है। इसके बाद वो लड़की स्पोर्ट्स कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जून गुस्से में तुरंत अपनी बाइक उठाता है और उनकी कार का पीछा करने लगता है। वो कार के आगे स्कूटर रोक देता है, उनके ऊपर पहले वाला खाना कार के अंदर फेंक देता है और उनसे पेमेंट मांगता है। अब क्योंकि ये पूरा सीन सड़क पर खड़ी भीड़ देख रही होती है, इसलिए मजबूरी में लड़की को पेमेंट करना पड़ता है। और यहाँ से पता चलता है कि जून मेहनती होने के साथ साथ काफी समझदार भी है। अब रेस्टोरेंट लौटकर वो अपने फ्रेंड को इस बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन तभी उसका भाई जिन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों भाई साथ में बैठकर खाना खाते हुए बात करने लगते हैं। फिर उनकी बातों से पता चलता है कि जून अपनी खुद की प्लांट शॉप खोलने वाला है, जो लगभग तैयार है और बस उसकी ओपनिंग ही बाकी है। जिन कई सालों से पढ़ाई में फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी जून उसे डांटता नहीं बल्कि हमेशा सपोर्ट करता है। यहाँ दोनों अपनी माँ को याद करते हुए उसकी पुरानी बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जून अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसी प्लांट शॉप पर जाता है, जहाँ जून की गर्लफ्रेंड सूजी भी पहुँचती है। इस वक्त शॉप के अंदर सब बहुत ही खुश हैं और ओपनिंग से पहले की फाइनल तैयारियां चल रही होती हैं। सूजी जून से कहती है कि तुम दो काम मत किया करो, वरना खुद को बहुत ही थका दोगे। लेकिन जून उसे समझाते हुए कहता है कि जब तक जिनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो मेहनत करना नहीं छोड़ेगा। रात को जब सब लौटने लगते हैं तो सूजी जून से कहती है कि आज वो अपने घर नहीं जाएगी, इसलिए वो जून से पूछती है कि क्या हम आज रात यहीं शॉप में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जून उसकी बात मान जाता है। फिर अगली सुबह जून जल्दी उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर जल्दी से काम पर निकल जाता है। अब डिलीवरी के दौरान जून कई बिल्डिंग्स की सीढ़ियां चढ़ता उतरता है और इसी दौरान उसे एक घर के बाहर रखा हुआ सूखा प्लांट दिखता है, जिसे देखकर उसे बुरा लगता है। तो वो उसे उठाकर धूप वाली जगह पर रख देता है। साथ ही वो उसके ओनर के लिए एक छोटा सा प्यारा सा नोट भी लिख देता है कि थोड़ा ध्यान रखो तो ये फिर से जिंदा हो सकता है। इसके बाद रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो अपना भारी सूटकेस खींचने में परेशान हो रही होती है, इसलिए जून तुरंत जाकर उनकी मदद करता है और उनका सामान ऊपर तक उठाकर पहुंचा देता है। फिर रात को जून अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है जो घबराई हुई सी पूछती है कि आपको ये फोन कहाँ मिला। जून उसे लोकेशन बता देता है और कहता है कि फोन उसके पास है, वो आकर ले सकती है। लेकिन लड़की कहती है कि वो सीधे नहीं आ सकती और पैसे का ऑफर करते हुए जून से रिक्वेस्ट करती है कि वो फोन उसे देने के लिए उसके बताए हुए एक सुनसान एरिया में आ जाए। फिर वो जून से कहती है कि सामने जो टनल दिख रही है उसके अंदर एक बॉक्स रखा होगा, तो फोन को उसमें रख देना और बदले में रखे हुए पैसे ले लेना। अब जून उसकी बात मानकर टनल के पास जाता है, फोन बॉक्स में रख देता है और पैसे लेने ही वाला होता है कि तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक टनल की तरफ आते हुए दिखता है। ये देखकर जून घबरा जाता है और उसे वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है और वो डरकर वहाँ से तुरंत वापस लौट आता है। घर लौटकर वो अपनी माँ की फोटो के सामने बैठता है, उससे मन ही मन बातें करता है और वादा करता है कि वो अपने भाई जिन को एक अच्छी जिंदगी देकर ही रहेगा। थोड़ी देर के बाद जिन भी घर लौट आता है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, जिससे लगता है कि शायद आज उनकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। आगे रात को बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए जून अपने सारे पौधों को बारिश से बचाने के लिए अंदर कमरे में शिफ्ट कर देता है। फिर उनकी फोटो खींचकर सूजी को भेजता है। तभी अचानक कोई जोर जोर से उनके घर का दरवाजा खटखटाने लगता है, जिसके बाद जून दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर पुलिस खड़ी है। बिना कुछ समझाए पुलिस वाले जून को पकड़ लेते हैं और उसे थाने ले जाकर उस पर रेप और मर्डर का केस दर्ज कर देते हैं। फिर कुछ ही देर में पूरे देश में यह खबर फैल जाती है कि एक 20 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई और उसकी बॉडी टुकड़ों में नदी में मिली और इस जघन्य अपराध का आरोपी जून को बताया जा रहा है। उधर सूजी को इस बात की अभी तक कोई खबर नहीं होती
वो तो बस नॉर्मल की तरह जून को मैसेज करती रहती है और रिप्लाई ना आने पर थोड़ा परेशान हो रही होती है। उधर जून पुलिस से बार बार कहता रहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। इसके बाद जून का फॉरेंसिक टेस्ट भी कराया जाता है और जांच आगे बढ़ने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके दोस्त जेल में उससे मिलने आते हैं, जहां वो रोते हुए बताते हैं कि उसकी प्लांट शॉप पर लोगों ने हमला कर दिया, पूरी शॉप तोड़ दी और दीवारों पर गालियां लिख दी। तो ये सुनकर जून अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसी समय कोर्ट में दूर से बैठा एक लॉयर चुपचाप ये पूरा मामला और जून को ध्यान से देख रहा होता है। उसके चेहरे से साफ समझ में आता है कि वो इस केस में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन अभी वो खुद को सामने नहीं लाता। दूसरी तरफ सूजी जून को बचाने के लिए खुद एक लॉयर हायर करती है। जून के फ्रेंड्स मिलकर उसके उस दिन के हर मूवमेंट का पूरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं कि वो किस टाइम पर कहां गया, कौन कौन से सीसीटीवी में दिखा, सब कुछ टाइम लाइन के साथ तैयार करते हैं। यहाँ उनका लॉयर ये सब देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ये बातें जून के पक्ष में मजबूत सबूत बन सकती थी। ये पूरा सच जज के सामने दिखाया जाता है और बताया जाता है कि उस दिन जून किस किस लोकेशन पर था। लेकिन सामने वाला प्रोसिक्यूशन लॉयर ये तर्क देता है कि जून जिस बिल्डिंग में डिलीवरी देने गया था, उसी बिल्डिंग में वो विक्टिम लड़की भी रहती थी। हालांकि जून कोर्ट में कहता है कि उसे वहां ज्यादा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि वहां रखे एक प्लांट को वो ठीक कर रहा था, इसीलिए डिलीवरी में देरी हुई। लेकिन कोर्ट में उस बिल्डिंग की फोटो दिखाई जाती है, जिसमें साफ दिखता है कि वहां कोई प्लांट रखा ही नहीं था। फिर सीसीटीवी फुटेज चलाई जाती है, जिसमें जून एक सूटकेस खींचते हुए दिखता है, लेकिन वीडियो में वो बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं देती, जिसकी मदद करने की बात जून बता रहा था। और दिक्कत ये थी कि उसी तरह का एक सूटकेस नदी किनारे भी मिला था, जहां से उस लड़की की बॉडी बरामद हुई थी। इसके बाद सामने आता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था, उस लड़की का फोन भी उसी रात जून के पास था। तो जून अपनी सफाई में कहता है कि उसे तो वो फोन सड़क पर पड़ा हुआ मिला था और वो तो बस उसे लौटाने जा रहा था। लेकिन लॉयर कहता है कि फॉरेंसिक टाइमलाइन के हिसाब से लड़की उस वक्त तक मर चुकी थी, तो वो तुम्हें कॉल कैसे कर सकती है और लोकेशन कैसे दे सकती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ आखिर हो कैसे रहा है। फिर कोर्ट में क्राइम सीन की एक फोटो दिखाई जाती है, जिसमें जमीन पर पड़ा हुआ एक ब्रेसलेट दिखता है। ये वही ब्रेसलेट होता है जो जून का है और इसे सिर्फ सूजी पहचानती थी, बाकी किसी की नजर उस पर खास नहीं जाती। फिर सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब रिपोर्ट में ये सामने आता है कि विक्टिम की बॉडी में जून का सीमन मिला है। इस तरह से अब लगभग हर कोई ये मान लेता है कि असली अपराधी जून ही है, जबकि जून कोर्ट में चीख चीख कर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब तो सूजी भी अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और रोते हुए जेल में जून से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती है कि वो क्राइम सीन पर कैसे पहुंचा। तो जून बस इतना कह पाता है कि शायद वो कहीं गिर गया होगा, उसे खुद भी ठीक से याद नहीं। लेकिन सूजी के लिए ये जवाब काफी नहीं था, इसलिए फौरन वो अपना ब्रेसलेट उतारकर टेबल पर रख देती है, जो उनके रिश्ते का सिंबल था, और वहीं से जून से वो ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जून को ट्रांसफर करके बड़ी जेल में भेज दिया जाता है, जहां खतरनाक क्रिमिनल्स कैद थे। फिर जेल में घुसते ही एक बड़ा क्रिमिनल दूर से उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे वो जून का इंतजार कर रहा था। यहाँ जून के चेहरे पर डर साफ दिखता है, जिसके बाद जेल में नए आए कैदियों को रूल्स समझाए जाते हैं और इसी प्रोसेस के दौरान जून की मेडिकल जांच भी की जाती है। फिर अगले दिन वही लॉयर सेंग जून से मिलने जेल में आता है, वही जो पहले कोर्ट में उसे चुपचाप देख रहा था। असल में सेंग को पूरा भरोसा था कि जून ने सचमुच में कुछ भी गलत काम नहीं किया है। फिर जून उसे पूरी डिटेल में सब कुछ बताता है, यानी फोन वाली रात की घटना, टनल, ट्रक और वो ब्रेसलेट जो गिर गया था। अब सेंग कहता है कि वो बाहर जाकर सबसे पहले उसके भाई जिन से जरूर मिलेगा और सारी बातें क्लियर करेगा। इधर जेल के अंदर कुछ कैदी जून को पकड़कर जेल के सबसे खतरनाक आदमी डेक्सू के पास लेकर जाते हैं। यहाँ डेक्सू जून को धमकाते हुए कहता है कि उसने एक लड़की को मारकर नदी में फेंक दिया है, इसलिए यहाँ उसे छोड़ा नहीं जाएगा और उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। इतने में गार्ड्स बीच में आकर किसी तरह से जून को वहां से बचाकर ले जाते हैं, लेकिन बाद में अपनी सेल में एक और कैदी जून को बार बार चिढ़ाता है और उस पर चीजें फेंकता है, जिनमें से गिरते गिरते लॉयर सेंग का विजिटिंग कार्ड भी बाहर निकल कर आता है। इसके बाद कंटेनमेंट एरिया में डेक्सू कैदियों को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई देता है और जून उसे देखकर अंदर ही अंदर और डरा हुआ महसूस करता है। फिर थोड़ी देर के बाद दो और कैदी उसके पास आते हैं और उससे दोस्ती का नाटक करते हुए उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, जिस पर जून उन पर भरोसा करके उनके साथ अंदर एक कमरे में चला जाता है।
लेकिन वहां पहुंचते ही वो तीनों मिलकर उसके साथ गलत हरकतें करने लगते हैं और उसे बुरी तरह से पीटते हैं। अब इसी बीच सेंग फिर से जेल में आता है, जो जून को बताता है कि उसका भाई जिन मर चुका है, जिसने शायद खुद की जान ली थी। तो ये सुनकर जून पूरी तरह से टूट जाता है। अब डिप्रेशन में डूबा जून रात को सेल में खुद को फंदा लगाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे अपने छोटे भाई जिन का इल्यूजन दिखता है, जो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मरे हुए पौधों को जिंदा कर सकते हो तो खुद कैसे मर सकते हो। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें हर हाल में जीना होगा। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि गार्ड्स समय रहते जून को बचा लेते हैं और उसे जेल के क्लिनिक में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब क्लिनिक में ही उसकी मुलाकात यूनसिक नाम के एक कैदी से होती है, जो जेल का छोटा सा चर्च संभालता है और दूसरों को मोटिवेट करता है। यहाँ यूनसिक उसको समझाता है कि जेल सिर्फ सजा की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए वर्कआउट करो, पढ़ाई करो, खेती करो और खुद को बेहतर बनाओ। अब धीरे धीरे जून सच में बदलने लगता है। वो रेगुलर वर्कआउट करने लगता है, बाइबल पढ़ता है और जेल के एक कोने में थोड़ी सी जगह ढूंढकर वहाँ छोटे छोटे पौधे लगाकर फार्मिंग करना भी शुरू कर देता है। और इस तरह से मेहनत करते करते उसे पूरे 5 साल गुजर जाते हैं। इसी बीच जेल का एक गार्ड, जो शुरू से जून पर नजर रख रहा था, उसकी मेहनत और बदलाव को देखकर अंदर से काफी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद उसे लगने लगता है कि जून वाकई इनोसेंट है और गलत केस में फंस गया है। खैर, अब कहानी में हान एंट्री करता है, जो एक स्क्रीन रूम में बैठकर सीसीटीवी पर एक लड़के को देख रहा होता है। इधर जेल में जून और एक गार्ड के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। गार्ड उसे एक सूखा हुआ प्लांट दिखाता है, शायद वही जो जून ने पहले ठीक किया था। कुछ समय के बाद यूनसिक नाम का कैदी जून को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि आज वो जेल से बाहर जा रहा है। तो जून उससे पूछता है कि तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की, जिस पर यूनसिक मुस्कुराकर कहता है क्योंकि तुम अच्छे हो और एक दिन जरूर जीतोगे। फिर कुछ दिन के बाद एक और कैदी सीन को बाकी कैदी बुरी तरह से मारते हैं, तो जून उसे चर्च में बुलाता है और उसी तरह हिम्मत देता है जैसा पहले यूनसिक उसे दिया करता था। तभी सीन जून को बताता है कि वो भी एक फोन उठाने के चक्कर में फंस गया था। उसके फिंगरप्रिंट्स विक्टिम पर मिले, जबकि वो वहां कभी गया ही नहीं था। लेकिन जून के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि उसका केस लड़ने वाला वकील भी वही सेंग था, जो आज जून की मदद कर रहा है। इसके बाद सीन बताता है कि उसने सेंग को अपनी माँ का एड्रेस दिया था और अगले ही दिन खबर आई कि उसकी माँ ने अपनी जान ले ली, जबकि वो जानता है कि उसकी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये सुनकर जून को समझ में आ जाता है कि जिन ने भी खुदकुशी नहीं की होगी, बल्कि सेंग ने ही उसे मारा होगा और वही उसे और सीन दोनों को फंसा रहा है। खैर, अब सुबह जेल में खबर फैलती है कि सीन ने बाइबल के पन्ने खाकर और अपना गला चौक करके अपनी जान दे दी है। फिर जून गुस्से में सेंग को मिलने बुलाता है, जहां सेंग खुश होकर आता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद जून कुछ याद करने लगा है। फिर वो चिल्लाकर पूछता है कि मेरे भाई को तूने ही मारा है ना? तो सेंग मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और बताता है कि एड्रेस मिलने के बाद वो जिन के घर गया, उसे मारकर पंखे से लटका दिया और खुदकुशी जैसा सीन बना दिया। ये सुनकर जून अंदर से फट पड़ता है और वही फैसला कर लेता है कि वो सेंग को खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन सेंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि पहले यहाँ जेल से तो बाहर निकल आओ, फिर देखेंगे। फिर जेल के बाहर सेंग किसी बड़े बॉस को कॉल करके कहता है कि मामला बिगड़ गया है और शायद अब जून को खत्म करना पड़ेगा। उधर जून अपनी सेल में बाइबल वापस कर देता है और टेबल के नीचे से एक कील निकालता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब वो शांति वाला रास्ता नहीं चुनेगा। अब हान का असली सच सामने आता है, वही अमीर बिजनेसमैन जो शुरू से सीसीटीवी पर उस लड़के को देख रहा था और जिसने उसे जेल भिजवाया था। हान महंगी मूर्तियां कलेक्ट करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है और पीछे से पूरा खेल कंट्रोल करता है। जिस लड़के को उसने जेल भेजा था, वो असल में किसी और के किए गुनाह की सजा काट रहा है। हान उस असली क्राइम वाले अमीर बाप से बात करके उसे बताता है कि जिसने तुम्हारा गुनाह अपने ऊपर लिया था, उसने तो बाइबल के पन्ने खाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद हान की मीटिंग के दौरान सेंग फोन करता है और बताता है कि जून को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब उसे खत्म करना जरूरी है। हान उस डॉक्टर किलर को कॉल करता है, वही जो लोगों को काटकर मार देता है। इधर जेल में फिर से डेक्सू के गुंडे जून पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार जून उनसे कहता है कि आज तो मुझे मार नहीं पाओगे, और एक लंबी फाइट में वो सबको बुरी तरह से पीट देता है। तभी खुद डेक्सू भी आ जाता है और जून उसे साफ चेतावनी देता है कि आज के बाद मुझसे पंगा मत लेना। दूसरी तरफ यूनसिक, वही चर्च वाला कैदी, अब जेल से बाहर आ चुका है और एक छोटा स्टोर चलाता है। उसकी बेटी यून और उसकी फ्रेंड भी स्टोर पर आती हैं। यून अब उससे पैसे लेती है और जून की फोटो देखकर ताना मारती है
कि अच्छा, तो जेल में तुमने फैमिली बना ली। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए माफ कर देगा? इस तरह से अब वो पैसे लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चर्च के फादर आकर यूनसिक को बताते हैं कि जून ने बाइबल वापस कर दी है, जिसे सुनकर यूनसिक को शक होता है कि जून अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। जेल में दूसरी तरफ डेक्सू गुस्से में अपने ही कैदियों को पीटता है। तभी एक नया खतरनाक कैरेक्टर एंट्री करता है, जिसका नाम होता है टैटू मैन, जो खुद भी बड़ा गुंडा है और डेक्सू का दुश्मन माना जाता है। डेक्सू उसे थप्पड़ मारकर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन टैटू मैन हंसकर कहता है कि बस इतनी सी ताकत है तुम्हारी। फिर गार्ड्स डेक्सू को खींचकर ऑफिस में ले जाते हैं, जहां ऑफिसर उसे चुपचाप चेतावनी देता है कि बाहर से कुछ लोग जून को मारने आने वाले हैं, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। इधर यूनसिक जून से मिलने जेल आता है। वो पूछता है कि जून ने बाइबल वापस क्यों कर दी, तो जून साफ कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और अब यहाँ से भागने वाला हूँ। फिर यूनसिक उसे जेल का एक मैप देता है। अब जून हर चीज को ध्यान से नोटिस करना शुरू करता है। गेट खुलने का समय, गार्ड्स की रूटीन, कैमरों का पोजीशन, सब कुछ। उसे पता चलता है कि बाहर निकलने का असली रास्ता जोन बी है, जबकि वो अभी जोन ए में फंसा हुआ है। रात को डेक्सू का एक आदमी चुपके से जून के सेल में घुसता है और उस पर हमला करता है, जिसके बाद दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है। इसके बाद सुबह में जब कैदी बाहर आते हैं तो डेक्सू को उम्मीद होती है कि उसका आदमी बाहर आएगा, लेकिन सबसे पहले जून निकलता है। मतलब रात में उसने डेक्सू के आदमी को भी अच्छी तरह से संभाल लिया था। आगे लंच टाइम में जून सीधे डेक्सू से भिड़ जाता है और पूछता है कि तूने मेरे ऊपर आदमी क्यों भेजा, मुझसे माफी मांग। डेक्सू माफी से इनकार करता है तो जून उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि तेरी बहन को दूसरों ने नहीं, तूने खुद नुकसान पहुंचाया था। ये सुनकर डेक्सू अपना आपा खो देता है और जून पर टूट पड़ता है। अब गार्ड्स दोनों को अलग करते हैं और आखिरकार जून की सेल बदल दी जाती है, और यही तो उसका प्लान था जो सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ दूर से टैटू मैन और उसके लोग ये सब देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि ये दोनों बड़े जोकर हैं। अब जून फार्मिंग वाले कार्ड से कुछ सामान मंगवाता है और उन्हें मिट्टी के गमले में छुपाकर रख देता है, ताकि मौका आने पर उनसे चाबी बना सके। इसके बाद जून जोन बी के एक कैदी को चुपचाप पीट कर गायब कर देता है, जिससे उस ब्लॉक में एक जगह खाली हो जाती है। फिर गार्ड्स पूछते हैं कि कौन जोन बी में शिफ्ट होगा, तो जून तुरंत अपना हाथ उठाकर वहां चला जाता है। यही उसके भागने के रास्ते का पहला कदम था। इधर सभी कैदियों को एक एक करके वैक्सीन लगवाई जा रही होती है, लेकिन असल में वही डॉक्टर किलर अंदर आया होता है, जो वैक्सीन के नाम पर जून को जहर देने वाला है। जून उस समय गैराज में कार ठीक कर रहा होता है, तो ऑफिसर उसकी जगह पर किसी और कैदी को वैक्सीन के लिए भेज देता है। इसी बीच जून मौका पाकर अपनी छुपाई हुई चीजों से चाबी बनाता है और उसे तैयार करके छुपाकर रख देता है। शाम को ऑफिसर जून से कहता है कि आज फाइट मैच है और मैंने तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए हैं, तुम्हें हर हाल में जीतना पड़ेगा। फिर फाइट शुरू होती है और जून अकेला ही सबको बुरी तरह से पीट देता है, और जैसे ही जीतता है तुरंत अपने प्लान के मुताबिक वहां से भागने की कोशिश शुरू कर देता है। तभी जेल के अंदर वही गार्ड और डॉक्टर उसके रास्ते में आ जाते हैं। अब गार्ड कहता है कि जून, तुम्हारी वैक्सीन अभी बाकी है, चलो अभी लगवा लो, और उसे जबरदस्ती सेल में वापस ले जाया जाता है। अब जेल के अंदर डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन उसमें वैक्सीन की जगह जहर होता है। फिर डॉक्टर बाहर जाकर हान को मैसेज करता है कि काम हो गया, 30 मिनट में वो मर जाएगा। जून सेल में लौटकर तुरंत चर्च से निकाली हुई कील निकालता है और स्टोरेज रूम में जाकर बिजली के बॉक्स में शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लाइट्स और कैमरा बंद हो जाते हैं और अब जून अपने प्लान पर अमल करना शुरू कर देता है। वो जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म बदलता है, फिर वेंट के अंदर घुस जाता है और जेल की दीवारों के बीच छुपकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ गार्ड्स को थोड़ी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे चूहा समझकर इग्नोर कर देते हैं। जून बाहर की तरफ निकलने ही वाला होता है और उसी समय जेल के बाहर यूनसी कार लेकर तैयार खड़ा होता है, ताकि जून को बैठाकर तुरंत वहां से निकल सके। तभी जून का दोस्त गार्ड वहीं पर आ जाता है और यूनसिक से पूछता है कि इतने समय बाद तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनसिक किसी तरह बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय गार्ड के फोन पर जेल से कॉल आती है कि अंदर बहुत चूहे हो गए हैं और तू बाहर घूम रहा है, साफ सफाई ठीक से नहीं कर रहा। फिर गार्ड जल्दी से वापस अंदर चला जाता है और यूनसिक टेंशन में इंतजार करता रह जाता है। इधर जहर अब जून के शरीर पर असर दिखाना शुरू कर देता है। फिर वो फैमिली मीटिंग एरिया तक पहुंचता है, जहां एक बूढ़ी माँ जेल में बैठे अपने बेटे पर गुस्सा कर रही होती है कि मैंने कैसी औलाद पैदा की है,
जून अपने टूटे हुए वॉच के ग्लास से उस महिला के खाने के पैकेट को हल्का सा काट देता है और जैसे ही वो खाना उठाती है पूरा पैकेट नीचे गिर जाता है। इतने में सबका ध्यान उधर चला जाता है और जून चुपके से वहां से निकलने का मौका पा लेता है। लेकिन अब जहर की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। फिर जेल के एरिया से बाहर निकलते ही उसकी बॉडी साथ नहीं देती और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेल स्टाफ जून को उठाकर वापस क्लिनिक में ले जाते हैं। उधर हान अपनी ही अजीब सी दुनिया में मजे कर रहा होता है। वो कार रेसिंग देखने गया होता है जहां वो ऑर्गेनाइजर से कहता है कि सिर्फ रेसिंग नहीं, मेरे लिए गाड़ियां आपस में टकरानी चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजर मना कर देता है कि ऐसा करोगे तो ड्राइवर्स की भी जान जा सकती है। तो ये सुनकर हान गुस्से में वहां से निकल जाता है और घर लौटकर अपने शहर के मॉडल पर खिलौने वाली कारों को आपस में टकराने लगता है, जैसे असल दुनिया में भी वो किसी बड़े हादसे की प्लानिंग कर रहा हो। इसी बीच एक लेडी आती है जो उसकी केयर टेकर थी। अब हान उसके कान में अपना खतरनाक प्लान फुसफुसाकर बताता है और वो भी उसके साथ साइको की तरह हंसने लगती है। अब हान सीधे जेल पहुंचता है। जेल के बड़े अधिकारी भी उसे डरे हुए रहते हैं। यहाँ हान एक ऑफिसर से कहता है कि उसे कुछ खतरनाक कैदी चाहिए जिन्हें इलीगल तरीके से बाहर निकालकर उसके पास भेजा जाए। अब ऑफिसर पहले तो मना करता है, लेकिन हान उसे गोल्ड, पैसे और धमकी देकर राजी कर लेता है और डील लगभग पक्की हो जाती है। इधर जून का दोस्त गार्ड सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और समझ जाता है कि जून ने कैसे शॉर्ट सर्किट करके भागने की कोशिश की थी। अब सीन कट होता है और उसे पता चलता है कि जून भाग नहीं पाया था, वो बेहोश होकर गिर गया था और फिर से पकड़ा गया, इसलिए अभी भी क्लिनिक में ही है। डॉक्टर जून से कहता है कि तुम्हें मारने के लिए जहर दिया गया था, तुम तो मरते मरते बचे हो। फिर गार्ड उससे पूछता है कि तुमने चूहे मारने वाली दवा क्यों खाई? क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हें जहर किसने दिया? लेकिन जून सिर्फ इतना कहता है कि यूनसी को जाकर मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। गार्ड को कुछ समझ नहीं आता। वो बाहर जाकर यूनसी को थैंक यू बोलता है और पूछता भी है, लेकिन यूनसिक भी उसे कुछ नहीं बताता। अब धीरे धीरे पूरी जेल में खबर फैल जाती है कि जून को किसी ने जहर दिया था। टैटू मैन भी समझ जाता है कि ये कोई और खेल है, जून खुद ऐसा नहीं कर सकता था। उधर वही ऑफिसर जो हान से मिला था वो डेक्सू को जेल से बाहर निकलवाता है और बस इतना कहता है कि कोई लड़ाई मत करना। लेकिन जैसे ही डेक्सू बाहर आता है वो सीधे जून को तलाशने निकल पड़ता है। अब अचानक क्लिनिक की लाइट बंद हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर बाहर निकलता है तो गार्ड उससे पूछता है, तो इस पर वो कहता है कि अंदर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फिर गार्ड घबराकर अंदर दौड़ता है। अंदर डेक्सू और उसके आदमी जून को मारने आए होते हैं, लेकिन जून पहले से ऊपर छुपा होता है और अचानक उन सब पर हमला कर देता है। घायल जून अकेले ही पूरी गैंग की बुरी तरह से धुलाई कर देता है। इसी बीच डेक्सू उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन जून उसे भी काबू करके पीटता है और कहता है कि अब रुक जाओ। पर डेक्सू जिद में कहता है कि मुझे मार दो वरना मैं कभी भी नहीं रुकूंगा। इतने में जून उसका कान काट देता है। तभी सिक्योरिटी आ जाती है और जून को उसी अंधेरे अलग सेल में डाल देती है जहां पहले डेक्सू को रखा जाता था। वो सेल में अकेला बैठा होता है तो उसे फिर से अपने भाई जिन का इल्यूजन दिखता है, जो पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। जून थककर कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास अब कोई प्लान नहीं है। लेकिन तभी अचानक से कोई आदमी उसका मुंह ढककर उसे उठाकर ले जाता है। इसी तरह दूसरे खतरनाक कैदियों को भी उठाकर एक ट्रक में डाल दिया जाता है। ये सब हान की डील के तहत किया जा रहा होता है। अब कुछ देर के बाद ट्रक रुकता है और कैदियों को उतारकर एक बड़े यार्ड में लाया जाता है। वहीं हान मुस्कुराते हुए आता है और सबको वेलकम कहता है। यहाँ से कहानी 5 साल पुराने फ्लैशबैक में जाती है। उसी रात पर जब जून पर झूठा केस लगाया गया था, एक लड़का डॉक्यू नशे में अपने घर पर बैठा होता है और अपने पिता जो असेंबली मैन है उन्हें कॉल करके हंसते हुए कहता है कि डैड, मैंने एक लड़की को चाकू से मार दिया है। पहले तो वो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसने सच में एक लड़की को मार डाला था। उधर एक बड़ी पार्टी में हान कुछ गवर्नमेंट वालों से भिड़ रहा होता है। यहाँ एक आदमी हान को बीच वाली फिंगर दिखाकर धमकाता है, लेकिन बाद में हान के आदमी उसी शख्स की उंगली काटकर हान को गिफ्ट में दे देते हैं। फिर हान उसे घर में शोपीस की तरह रख देता है ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो कितना ब्रूटल और साइको है। इसी दौरान उसे असेंबली मैन का फोन आता है कि उसका बेटा डॉक्यू एक लड़की को मार चुका है, अब वो क्या करे। जिस पर हान आराम से कहता है कि अरे मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, बस बदले में मुझे एक गिफ्ट भेज देना, जैसे उसके घर में पहले से रखे हुए बाकी के गिफ्ट्स हैं।
जिनके पीछे कई छुपे हुए गुनाह हैं। फिर हान अपनी टीम को उस घर पर भेजता है जहां लड़की की बॉडी पड़ी होती है। टीम पूरे घर में डिवाइस लगाती है और हान कमरे में बैठकर इमेजिन करता है कि डॉक्यू ने लड़की को कैसे घसीटा और कैसे मारा होगा। अब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखते हुए हान की नजर जून पर पड़ती है, वही डिलीवरी बॉय जो वहां अक्सर आता है। अब हान मुस्कुराकर कहता है कि मेरे गेम के लिए परफेक्ट शिकार तो मिल गया। उस दिन से हान और उसकी टीम जून पर नजर रखने लगती है। जब जून घर पर नहीं होता तो उसके आदमी उसके रूम से फिंगरप्रिंट्स चोरी कर लेते हैं और बाद में उसी फिंगरप्रिंट को खून में डुबाकर क्राइम सीन पर प्रिंट कर देते हैं। उन्होंने वो रात भी देखी थी जब जून और सूजी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसीलिए वो मौका मिलते ही उनके कचरे के डिब्बे से प्रिकॉशन निकालकर उसका सीमन निकालते हैं और उसे विक्टिम लड़की की बॉडी के अंदर डाल देते हैं ताकि जून लड़की पर अत्याचार और मर्डर दोनों के केस में फंस जाए। साथ ही जून का ब्रेसलेट भी उन्होंने उसी रात उसके कमरे से उठाया था, तो जून के भाई को मारकर उससे वो ब्रेसलेट छीन लिया और उसे क्राइम सीन पर रख दिया ताकि सबूत पूरी तरह से उसके खिलाफ जाए। अब तो सब कुछ सेट था, फिंगरप्रिंट, सीमन, ब्रेसलेट। जून पूरी तरह से फंस चुका था। खैर, इसी के साथ कहानी वापस से प्रेजेंट में लौट आती है। सभी खतरनाक कैदियों को हान के प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी जगह पर लाया जाता है। सालों बाद उन्हें इतना अच्छा खाना मिलता है कि सब टूट पड़ते हैं, लेकिन जून अभी भी समझ नहीं पाता कि ये सब आखिर क्या गेम चल रहा है। फिर रात को जून वहां से भागने की कोशिश करता है और लगभग बाहर निकल भी जाता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और तभी सामने से हान आकर उसे रोकता है। हान मुस्कुराकर पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे हो? तुम्हें यहाँ तक लाने में कितनी मेहनत लगी है पता भी है? वो जून से कहता है कि चलो मेरी गाड़ी में बैठो, कल एक गेम है और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। फिर जून पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन हान बस स्माइल करता है और कहता है कि कल सब पता चल जाएगा। अब सेल में लौटने के बाद जून का सेलमेट उससे जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसे साथ में खाना खाने के लिए घसीट कर ले जाता है। वहां कैफेटेरिया में फिर से डेक्सू और उसके गुंडे जून पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जून लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो बोतल को तोड़कर हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि फाइट शुरू हो, हान अपने गार्ड्स भेजकर सबको रोक देता है और लड़ाई को वहीं पर रुकवा देता है। अगले दिन वही सीन आता है जो शुरुआत में दिखाई दिया था। हान सब कैदियों को बताता है कि ये जगह असल में एक रेस ट्रैक है। तभी एक कैदी चिल्लाता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और तुम सब पर केस करूंगा। तो हान बिना सोचे समझे उसे वहीं गोली मार देता है और बाकी सब डर के मारे चुप हो जाते हैं। फिर हान ऐलान करता है कि आज यहाँ मौत की रेस होगी। रूल्स सिर्फ एक है, कोई रूल नहीं है। जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा उसे 5 बिलियन वॉन मिलेंगे। सबके शर्ट पर एक एक नंबर लिखे होते हैं और उसी नंबर वाले गैराज में जाकर कैदी अपनी कार ढूंढते हैं और उसे रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर डॉक्यू भी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंचता है। डॉक्यू वही लड़का जिसने अपने पिता को फोन किया था कि उसने एक लड़की को मार दिया है और उसी के गुनाहों की सजा जून काट रहा है। अब डायरेक्टर उसे समझा रहा होता है कि हर बार जब वो गुनाह करता है तो हान कैसे उसे बचा लेता है। खैर, इसके बाद दोनों हान से मिलते हैं और हान साफ बता देता है कि ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है, मौत का खेल है। शायद कोई भी फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंचे। ये गेम डार्क वेब पर लाइव दिखाया जाएगा, जहां दुनिया भर के लोग इसे देखेंगे और वोट करेंगे। हान को इससे बहुत पैसा भी मिलेगा और उसका मजा भी पूरा होगा। अब सभी कैदी अपनी अपनी कारें लेकर ट्रैक पर उतरने की तैयारी कर रहे होते हैं। किसी को कबाड़ की कार मिलती है, किसी को जबरदस्त रेसिंग कार। फिर जून का सेलमेट उसे अपनी शानदार रेसिंग कार दिखाकर पार्टनर बनने का ऑफर देता है, लेकिन जून मना कर देता है और बस इतना कहता है कि अगर तुम जीत गए तो वो पैसे अपनी दादी को दे देना, वो बहुत ही परेशान रहती हैं। ये सुनकर सेलमेट चौंक जाता है कि जून उसकी दादी को कैसे जानता है। तभी हमें याद आता है कि वही ओल्ड लेडी जिसका खाना जेल में जून ने गिरवाकर सबका ध्यान बांटा था, वही इसकी दादी थी। अब सेलमेट सच में जून के साथ रहना चाहता था और सब इन्हें देख रहे होते हैं। असल में डेक्सू ने पहले उसे कहा था कि जून पर नजर रखना, लेकिन अब सेलमेट सच में उससे दोस्ती कर रहा होता है। उधर टैटू मैन भी अपने आदमियों से चुपके से कहता है कि हमें मिलकर खेलना होगा और मैं तुम सबको लीड करूंगा। फिर वो हान से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और हान उसे बुला भी लेता है। दरअसल टैटू मैन हान के सामने कहता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है, लेकिन हान उसका रिकॉर्ड पहले से ही देख चुका था कि टैटू मैन नंबर 1 का झूठा और दगाबाज आदमी है, धोखा देना जिसकी फितरत है। इसलिए हान पूछता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? तो टैटू मैन बार बार उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके लिए लॉयल रहेगा। तो हान बस इतना कहता है कि ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा।
फिर उससे मिलने डेक्सू भी आता है, जो साफ कहता है कि मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे एक गार्ड को मारना है। जिस पर हान हंसते हुए कहता है कि अगर तुम ये सब खेल के मैदान में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं जो करना है करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर बाहर करोगे तो तुम क्रिमिनल कहलाओगे, इसलिए सब कुछ मैदान के अंदर ही करना। अब हम देखते हैं कि एक कैदी दूसरे को पीटकर उसकी अच्छी कार छीन लेता है और खुद चला जाता है। टैटू मैन ये सब देखता है और समझ जाता है कि यहाँ सच में कोई रूल नहीं है, जैसा हान ने पहले कहा था। उधर सेलमेट अपनी कार जून को दिखाता है, जहाँ जून उसकी कार चलाकर कहता है कि ये तो कूड़ा है, लेकिन सेलमेट मजाक में कहता है कि मेरी कार से जल मत। जून कहता है कि इसमें बहुत कुछ फिक्स करना पड़ेगा। तभी बाकी ताकतवर कैदी खुलेआम बगावत कर देते हैं, कमजोर कैदियों को पीटकर उनकी अच्छी कारें छीनने लगते हैं। अब टैटू मैन भी सेलमेट की कार को हथियाने आता है, लेकिन जून और सेलमेट वहां से भाग जाते हैं। डेक्सू भी ये सब देखकर मैदान में उतर आता है और टैटू मैन अपनी कार को लेकर सीधे चेज में शामिल हो जाता है। अब मैदान में 3 लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं, जून, डेक्सू और टैटू मैन। फिर करीब 20 मिनट तक ये अनऑफिशियल रेस चलती है, लेकिन हान उसे रुकवा देता है क्योंकि असली रेस तो अभी शुरू हुई ही नहीं थी। अब इसी चक्कर में सेलमेट की कार ज्यादा प्रेशर में खराब हो जाती है और उससे धमाका हो जाता है। कार पूरी तरह से बेकार हो जाती है। तभी जून को मैदान में एक साइड पर ऊपर की तरफ जाता हुआ एक रैंप नजर आता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। अगले दिन जून भी हान से मिलने की जिद करता है और आखिरकार उसे बुलाया जाता है। जून ऊपर से पूरा प्लांट ध्यान से देखता है। हान उसे बताता है कि ये पूरा एरिया चारों ओर पानी से घिरा हुआ है और यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर जून तुरंत समझ जाता है कि ये जगह रेसिंग के नाम पर असल में लोगों को मरवाने के लिए बनाई गई है। हान कहता है कि तुम समझदार तो हो। अब जून उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो हान बस इतना कहता है क्योंकि इसमें मजा आता है। जून फिर उससे विटामिन की रिक्वेस्ट करता है। गार्ड बॉक्स लेकर आती है तो जून कहता है कि मुझे नहीं, इन प्लांट्स को दो, देखो कैसे मुरझाए पड़े हैं। अब जून के जाते ही हान उन प्लांट्स को गौर से देखता है और गार्ड से कहता है कि इन्हें बदल दो। उधर जून गैराज में लौटकर चुपचाप अपनी कार फिक्स और मॉडिफाई करने में लग जाता है। दूसरी तरफ टैटू मैन जून से डरा हुआ था, इसलिए अपने गुंडों से कहता है कि सबसे पहले हमें इसी से निपटना होगा, नहीं तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसी बीच हान टैटू मैन को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम्हारी कार में मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी रखा है। अब सभी कैदी अपने अपने गैराज की तरफ जाते हैं। तभी हान दूर से जून को देखता है और सोचता है कि इसे मैंने पहले कहीं देखा तो है। इधर रेस शुरू होने वाली होती है और डॉक्यू मजे से कहता है कि उसे लगता है कि कार नंबर 9 वाला जीतेगा, यानी जून। फिर रेस शुरू होती है और शुरुआत में जून सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन हान का ध्यान बस इसी पर अटका था कि उसने जून को आखिर कहाँ देखा था। पर तभी उसे प्लांट वाली बात याद आती है और दिमाग में 5 साल पुराना केस फ्लैश होता है। वही जून, वही प्लांट लवर डिलीवरी बॉय जिसे उसने झूठे केस में फंसाया था। इधर रेस ट्रैक पर डेक्सू जून की कार को आगे से ब्लॉक करके रोक लेता है और चाकू निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। हान दूर से ये सब देखकर काफी खुश होता है, लेकिन जब कार का दरवाजा खुलता है तो अंदर जून नहीं बल्कि उसका सेलमेट बैठा होता है। हान घबरा जाता है कि फिर जून कहाँ गया। तभी हमें पता चलता है कि जून ने कार नहीं बल्कि बाइक चुनी है, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा था कि सिर्फ कार ही चलानी है। वो बाइक को फ्लाई करता हुआ आगे आता है और उसके पीछे सिलेंडर बंधा होता है। टैटू मैन भी अपनी कार लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। फिर हान टैटू मैन से माइक पर कहता है कि तुम्हारी कार में जो गिफ्ट रखा है उसे यूज नहीं करोगे क्या? गिफ्ट असल में एक गन होती है जिसे निकालकर टैटू मैन जून पर फायर करना शुरू करता है, लेकिन जून का सिलेंडर कार के नीचे फिसल जाता है जिससे विस्फोट होता है और टैटू मैन की कार पलट जाती है। अब हान अनाउंसमेंट करता है कि सभी कार वाले मिलकर उस बाइक वाले को पकड़कर एलिमिनेट करो। अब जो भी जून को मार देगा उसे तुरंत 10 मिलियन वॉन मिलेंगे, यानी उसकी प्राइज मनी डबल। फिर डेक्सू बाइक को टक्कर मारकर जून को गिरा देता है और उसके साथ हाथापाई शुरू कर देता है। इतने में बाकी कारें भी पास में आकर जून को कुचलने की कोशिश करती हैं। जून डेक्सू को मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन हान का दिमाग अब पूरी तरह से हिल चुका होता है। वो टेबल के नीचे से स्नाइपर निकालता है और जून पर निशाना साधता है, लेकिन गोली गलती से किसी दूसरे कैदी को लग जाती है। अब जून फिर से बाइक उठाकर भागने की कोशिश करता है, जिस पर हान अपने सारे आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। जून अपने सिलेंडर से कुछ कारों को ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और उसका पहले से देखा हुआ वही रैंप अब उसके लिए रास्ता बन जाता है। इसके बाद वो पूरी स्पीड से बाइक लेकर रैंप की तरफ दौड़ता है, जिससे हान समझ जाता है कि जून ने पहले दिन से ही यहाँ से निकलने का रास्ता खोज लिया था।
इसके बाद जून तेज स्पीड से बाइक उछालकर हवा में जाता है और हान सामने खड़े होकर उस पर बंदूक ताने रहता है। ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और इसी के साथ ये सीरीज का आधा हिस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कोरियाई सीरीज अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कल ही इसकी अगली वीडियो लेकर आपके सामने आ जाऊंगा, जिसमें आपको इसके आगे के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।